कि जब कुछ चल ही नहीं पाई तो उन्होंने जो है चलते चलते उसी परिषद में बोला कि इंडिया में पहुंचेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। जो अंबेडकर को मिले हुए अधिकार है हमें ये मंजूर नहीं है, इंडिया में पहुंचने के बाद में हम इसका विरोध करेंगे। अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला कि ये अंग्रेज पहुंचने के बाद में इंडिया में हुड़दंग मचाएगा तो वहां से तार मारा और कहा कि गांधी पहुंच रहा है जो है उसको पहुंचने के पहले जैसे बंदरगाह पे उतरे सिप यानी पानी वाली जहाज से जैसे उतरे इसको उतरते ही जो है जेल में डाल देना, नहीं तो हृदंग मचाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर को दिए हुए अधिकार पे अमल नहीं हो पाएगा और मामला फेल हो जाएगा। यहाँ से जो मिले हुए अधिकार है डॉक्टर अम्बेडकर को उसको दिलाने के लिए अंग्रेज प्रयास करे और गांधी को जो है जेल में डाले। गांधी जैसे पहुंचा पोरबंदर की उसमें पूना में यरवदा की जेल में उठा के डाल दिया अंग्रेजों ने। वहां पे डालने के बाद में जो है गांधी ने फिर विकल्प अपनाया कि इनका विरोध कैसे करें, अब तो जो है हम जेल के अंदर में, नहीं तो हजारों लाखों गुंडे लेकर के मैं हुड़दंग मचाता पूरे इंडिया भर में, कोई यात्रा निकाल देता। लेकिन अब जेल के अंदर में कैसे हुड़दंगाई करूं, तो उसने अपनी ही जान की बाजी लगाने का निर्णय लिया कि अपने ही जान की बाजी लगाएंगे, और जब अपने जान की बाजी लगाएंगे तो हमारे गुंडे माफिया जो है इनका बंदोबस्त करेंगे। इसके लिए उसने जो है आमरण अनशन किया। SC ST को उनके मिले हुए अधिकार मिलने नहीं चाहिए, अमल में नहीं आने चाहिए, इसके लिए विरोध किया। वो चारों अधिकार जान लीजिए क्या क्या थे जिसका कि गांधी विरोध कर रहा था। पहला है प्रौढ़ मताधिकार। दूसरा है पृथक निर्वाचन। तीसरा है पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तीसरा पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हाँ। चौथा नहीं याद आ रहा मुझको। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन डुअल वोटिंग को, दोहरा मताधिकार। कलम साहब प्रौढ़ मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र और दोहरा मताधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने यही चार मांगा, चार अधिकार, और इन चार अधिकारों में आपकी आजादी समाई है। जो आजादी की लड़ाई ज्योतिराव फुले साहब ने शुरू किया 1848 में, ये अछूतों, शूद्रों और अतिशूद्रों को ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त होने के लिए अपनी आजादी का आंदोलन चलाना चाहिए जब तक अंग्रेज भारत में है अवसर है। इस काम को साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया और इसी काम को डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 में फाइनल कर डाला। ज्योतिराव फुले की आजादी चलाई हुई आजादी का जो लड़ाई है उसको खटाई में डालने के लिए, उसको दबाने के लिए इन लोगों ने यह तय किया था कि अंग्रेज इनको आजाद करे, इसके पहले ही अंग्रेजों का बंदोबस्त करने के लिए इनको खदेड़ो, फिर देखते हैं इनका। तो 1848 में आजादी का जो आंदोलन चलाया ज्योतिराव फुले ने, उसको दबाने के लिए 1857 में ही इन लोगों ने हमारी आजादी की लड़ाई को दबाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों को ही भगा करके हमारे ऊपर पूरी तरह से गुलामी थोपने का निर्णय लिया और 1857 में इन लोगों ने अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया था। और ये लोग जो है फेल रहे, अंग्रेज उनके कुचले, और इन लोगों ने 90 साल लगा करके 1947 में इन लोगों ने आजादी हासिल कर ली। हमारी आजादी इनके 1947 में हासिल करने के पहले ही हम आजाद हो गए। और वो आजादी का दिवस है, वो आजादी का जो वजह है वो चार अधिकार थे। लंदन से हमारी आजादी का अधिकार मिला, लेकिन फिर भी आज अगर आप आजाद नहीं है तो इसका कारण है कि वो आजादी जो वहां से जीत कर लाए बाबा साहब, उसको गांधी के ने जबरदस्ती छीन लिया। और चार अधिकार में ही आपकी आजादी समाई है, उसका थोड़ा जो है मैं व्याख्या कर देता हूं। प्रौढ़ मताधिकार, बाबा साहब ने कहा कि अब जो राजा होते थे, जो कानून बनाते थे,
अब राजा के घर में राजा पैदा नहीं होंगे, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होंगे, रानी के पेट से बच्चा जरूर पैदा होगा लेकिन राजा नहीं होगा। तो फिर इस देश की जनता को कानून बनाने वाले लोग कहाँ से आएंगे? तो एक जो है बैलेट बॉक्स होगा, उसमें जनता देश की वोट डालेगी और उसमें से जो है कानून बनाने वाला निकलेगा, वो जनता के फेवर में कानून बनाएगा। तो ये हुआ। तो ये वोट वाली व्यवस्था बाबा साहब ने विकसित की। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अछूतों का वोट 1 वोट होगा और पंडित जी का वोट जो है 2 वोट होगा। नहीं, 1 वोट 1 वैल्यू। इसको देख लीजिए, लिख लीजिए अलग से। बाबा साहब ने व्यवस्था किया 1 वोट 1 वैल्यू। तो पहले लिखिए 1 मैन 1 वोट। इसके पहले की लाइन है 1 मैन 1 वोट, एक आदमी 1 वोट। 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। एक आदमी 1 वोट 1 वोट 1 कीमत। अलग अलग नहीं होगा, सबका एक बराबर वोट होगा। प्रौढ़ मताधिकार में है। प्रौढ़ मताधिकार का है अंश। ये जो है प्रौढ़ मताधिकार में ये सारी चीजें हैं। अब जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो मामला है, पृथक निर्वाचन फिर पृथक निर्वाचन क्षेत्र। हाँ चलो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र पहले समझाऊंगा, फिर पृथक निर्वाचन समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र में बाबा साहब ने क्या किया, कहा कि अगर इस देश के अंदर में 15% आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है, 7.5% आबादी आदिवासियों की है, एसटी की, तो जितनी इनकी आबादी है, जितना परसेंट है आबादी में, उतना परसेंट जो है इनका राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए। यानी 543 वोट अगर जो है इस देश के अंदर में आज की तारीख में बता रहा हूं, 543 लोकसभा के अंदर में 543 सदस्य अगर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसमें से एससी एसटी का जो 15% और 7.5% 22% जो होता है, उसके हिसाब से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एससी एसटी को होने चाहिए। ये इनका हिस्सा है, राजनीतिक हिस्सेदारी है। तो एससी एसटी के लोगों को 131 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा क्षेत्र जो होगा ये रिजर्व होगा। जहां पर एससी एसटी की आबादी ज्यादा है, ऐसे लोगों जगहों का सर्वे करके 131 हमारा हिस्सा निकाला जाए। ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मामला है। और जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में पूरे देश की जितनी विधानसभाएं हैं, उन सबका 22.5% अलग अलग क्षेत्र में जो है जाकर के हमारे लोगों का सुरक्षित होना चाहिए। ये सुरक्षित हो गया, यानी रिजर्व हो गया, जिसको कहते हैं आप लोग रिजर्व सीट। और रिजर्व सीट अभी जो है जिला पंचायत में भी आती है, प्रधानी में भी आती है। तो यहाँ पर भी जो है हिस्सेदारी लगी आप लोगों की एससी एसटी की। तो रिजर्व जो होता है उसके दायरे में आ गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यानी हमारे लोगों की जो हिस्सेदारी है वो हमारी अलग से होनी चाहिए। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, अलग से निर्वाचन क्षेत्र, अलग से चुनावी क्षेत्र हमारा होना चाहिए। उसको आप लोग कहते हैं रिजर्व क्षेत्र, रिजर्व सीट। क्लियर हो गया? हमारे जितना हिस्सा बनता है उतना हमारा अलग से दिया जाए। क्लियर होगा ना जी। ताकि वो जो है हमारा दर्द क्या है हमारे समाज का, वो जाकर के हमारी आवाज उठाए और उसके लिए मरहम बनाए, और वो मरहम लगाया जाए तो हजारों साल का घाव भर जाए। तो राजनीति में भी हमारा हिस्सेदारी होना चाहिए। इसके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बाबा साहब ने हासिल किया। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र हासिल करने के बाद सवाल है कि जो एससी और एसटी के रिजर्व सीट से एससी एसटी के कैंडिडेट जब लड़ेंगे, तो सीट है एससी एसटी की, जीत के जाएगा एससी या एसटी। अगर एससी की सीट है, एससी जो है जाना चाहिए कैंडिडेट के रूप में। एससी हमारा रहनुमा होना चाहिए एससी का। तो सवाल यह है कि नेता के रूप में आपको लाल चाहिए कि दलाल चाहिए? जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़े, तो
लाल चाहिए या दलाल चाहिए कि तो लाल कैसे चुन के जाए, ये सबसे बड़ी समस्या। तो बाबा साहब ने वहां पे तय किया था अगर कैंडिडेट एससी का होगा तो कोई और वोट नहीं डालेगा। तब तो लाल जाए। सीट जब एससी की होगी ना, एससी ही वोट करेगा, बाकी ना तो बैकवर्ड करेगा और ना ही सवर्ण लोग करेंगे। सामान्य नहीं कह सकते, सामान्य में तो सभी आ गए। ना तो सवर्ण करेंगे और ना तो बैकवर्ड करेंगे, ना मुस्लिम करेंगे, कोई नहीं करेगा वोट, केवल मात्र एससी करेगा, एससी को वोट देगा। तो जो प्रचलन में चल रहा है सामान्य, समझ नहीं पा रहे। सामान्य का मतलब ठाकुर बावन बनिए नहीं होता, समान सामान्य का मतलब सब होता है। जानते तो हम हम भी यही थे। अब जान लीजिए ना, सामान्य का मतलब सब होता है। सामान्य का जो है आपने रिजर्व ट्रेन देखा है, ट्रेन में सफर किए हैं, जो रिजर्व सीट होती है उसमें वही चढ़ेगा जिसका रिजर्व है, और जो सामान्य है जनरल बोगी है उसमें सब केवल लिखा गया कि जो रिजर्व नहीं, जो रिजर्व करा करके सीट की अपनी रखा हुआ है ना, अगर वो चाहे अपनी सीट की छोड़ करके रिजर्व उसमें जनरल वाले में जा सकता है, रिजर्व सीट छोड़ के लेकिन जनरल वाले में नहीं जा आ सकता सकता है। लेकिन जनरल का आदमी इसमें नहीं आ सकता, सुरक्षित। ये सुरक्षित है उसी के नाम से। तो कहना ये चाहता हूं कि अगर एससी का कैंडिडेट होगा, एससी रिजर्व सीट होगी, तो चुनाव में वोट कौन देगा? वोट केवल मात्र वोटर जो है एससी ही होगा, कोई और नहीं होगा। तो ये जो है, जो अलग से जो है वोट देने का अधिकार दिए, इसको कहते हैं पृथक निर्वाचन। क्लियर हुआ? पृथक निर्वाचन। ये नंबर नोट करो। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र अलग हो गया ना, यानी एससी सीट की एससी रिजर्व सीट होनी चाहिए, और उसमें से लाल चुन करके अगर भेजना है तो फिर क्या करना चाहिए? एससी अगर टिकट एससी टिकट पाएगा तो एससी ही वोट देगा, एससी लड़ेगा, एससी ही वोट देगा, बाकी कोई वोट नहीं देगा। तो एससी समाज जिसको चाहेगा वो जीत करके जाएगा। सर नहीं सवाल नहीं, सवाल लास्ट में, सवाल अपने सारे लिख लो, हर सवाल का जवाब मिलेगा इससे संबंधित, लेकिन लास्ट लिख लीजिए ना, क्या चीज? अच्छा पूछिए। मतलब इसे आप बताएं कि ये कई वर्ग का व्यक्ति वोट करेगा, जैसे एससी सीट है तो एससी ही करेगा, या ओबीसी या अन्य कोई नहीं करेगा, अन्य कोई नहीं करेगा, उनको मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा उस क्षेत्र में। उस क्षेत्र में। आखिर जो हमारे हिस्से की जो उसमें 131 हमारे नेता जाने चाहिए, एससी एसटी का जो 131 हमारी हिस्सेदारी होती, राजनीतिक हिस्सेदारी, उसमें हमारा नेता जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और अगर हमारा नेता जाना चाहिए तो हमारा ओरिजिनल नेता कैसे जाएगा? एससी समाज जिसको चाहेगा वो हमारा जाना चाहिए ना, एससी समाज जिसको चाहे वो जाना चाहिए, वो कैसे जाएगा? तो एससी जिसको चाहे वही जाए, वो कैसे जाएगा? तो इसके लिए फार्मूला बाबा साहब ने बनाया था, पृथक निर्वाचन। क्षेत्र वाला गलत, पृथक निर्वाचन, यानी एससी सीट जहां पर होगी वहां पर एससी ही वोटर होगा, इसको कहते हैं पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। जी जी जी। अब तो मतों का अधिकार जो है वो फाइनल हो गया। बता रहा हूँ, पहला हो गया, पहला हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट, पहला हो गया ना पृथक निर्वाचन। अभी प्रौढ़ मताधिकार होता है जी, निर्वाचन क्षेत्र हो गया, जिसको कहते हैं वयस्क मताधिकार, आप जिसको कहते हैं ना, एडल्ट फ्रेंचाइज। दूसरा हो गया सेपरेट इलेक्टोरेट, और तीसरा जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो गया। चौथा हो गया डुअल वोटिंग। डुअल वोटिंग का क्या मतलब है? अभी ये बड़ी मोबाइल लोग जब से चला रहे थे लोग जानते होंगे, सिंगल पीस वाले शायद ना समझ पाए इस बात को। इस मोबाइल में 2 सिम है ना जी, 2 सिम है ना, अब दोनों सिम को एक साथ बोलो ना, 2 सिम है अगर इसके अंदर में 2 सिम है तो दोनों सिम एक साथ काम कर सकती है क्या? नहीं ना, एक सिम काम करेगी, दूसरा वाला डीएक्टिवेट रहेगा, दूसरा वाला काम करेगा, पहला वाला डीएक्टिवेट रहेगा, एक साथ दोनों काम नहीं करेगी, एक साथ एक काम करेगा। इसको कहते हैं डुअल। डबल अलग होता है, डुअल अलग होता है। डबल का मतलब होता है दोगुना, और हो सकता है दोनों एक साथ काम करें, लेकिन डुअल का मतलब दोगुना नहीं होता है।
डुअल का मतलब होता है दोनों रहेंगे साथ साथ में, लेकिन जो है एक समय पर एक ही काम करेगा। क्लियर? अब सेपरेट, जहां पर जो है सेपरेट इलेक्ट्रेट होगा वहां पर डुअल काम नहीं करेगा दूसरा वाला। 3 हो गया ना। अब जो बची हुई सीटें हैं, जैसे इसी तर्ज पर बैकवर्ड की भी होनी चाहिए थी, बाबा साहब जो है उसको छोड़ करके रखे। बैकवर्ड की सीट आएगी रिजर्व, उसमें वोटर बैकवर्ड ही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ना तो एससी घुस पाएगा उसमें, ना तो सवर्ण लोग, ना मुस्लिम लोग, कोई नहीं। सिर्फ बैकवर्ड की सीट होगी तो बैकवर्ड ही वोट करेगा, बैकवर्ड कैंडिडेट, बैकवर्ड वोटर। ना तो एससी वोट करेगा, ना तो ये लोग वोट करेंगे। इसका ये अर्थ है। लेकिन बैकवर्ड का जो है यहाँ पर मामला है ही नहीं, वो अभी अलग ही बना रहा। तो समझौते में चले गए, वो तो उसमें चला गया ना, समझौते में चले गए वो। अगर बाबा साहब का पूरा पैक्ट ना हुआ होता तो आज बैकवर्ड की सीट पर भी बैकवर्ड ही वोट करता, आपको आपका लाल मिल जाता। फिर जो हमारे ओरिजिनल लोग जो है जो हार जाते हैं, हार का सामना करना पड़ता है, शायद इसका मुंह ना देखना पड़ता, हार का सामना ना करना पड़ता, वो जीते। अभी जीतने की कसौटी ये है कि आप कितना बढ़िया दलाली कर लेते हैं। अपने समाज की जितना बढ़िया दलाली करेंगे, आपके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी बैकवर्ड सीट पर। गलत कह रहा हूँ? दलाली में कहीं साथ चाट पाड़ता कहीं हो गया अपने समाज में। पूरा पूरी बात नहीं, वही पर तो फिर हम चले गए ना। बता रहे हैं उसको, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं ना। तो चौथा है डुअल वोटिंग। डुअल वोटिंग का मतलब होता है कि जो एससी एसटी की सीटें नहीं, जहां पे जनरल सीट होगी, जहां पर कोई भी खड़ा हो सकता है, समझिए, जहां पे कोई भी खड़ा होगा वहां पर वोटर सारे होंगे। यही डुअल वोटिंग हो गई। अब यहाँ पर भी हमारे एससी एसटी के लोग वोट डालेंगे। ऐसा नहीं जहां पे रिजर्व सीट है वहीं पर एससी एसटी वोट डालेंगे, बल्कि जहां रिजर्व नहीं, अनरिजर्व्ड है, उन सीटों पर भी सारे लोग वोट डालेंगे। सारे लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ेगा और सारे लोग वोट डालेंगे। क्लियर हुआ? एक समय पर दोनों नहीं हो रहा है ना। नहीं, अगर वो काम कर रहा है तो ये वाला नहीं करेगा, रिजर्व वाला काम कर रहा है तो वो वाला काम नहीं करेगा। वहां पे ज्वाइंट इलेक्टोरेट है, यहाँ पे सेपरेट है, यानी वो जो है डुअल वोटिंग है। समझे साहब? समझ पा सारे रहे? लोग डबल वोटिंग बताते थे, ये बात समझ में नहीं आती थी। डबल वोटिंग, और डुअल, डबल नहीं डुअल है। डुअल। इसकी सिम जब जहां लिखी जाती है डुअल लिखा जाता होगा। आप जो है मोबाइल में कभी कभी देखते होंगे डुअल सिम लिखा होता है, एक समय पर एक काम करेगा। तो जहां पर सामान्य सीट होगी, अनरिजर्व्ड सीट होगी, वहां पर भी एससी जो है वोट करेगा, और अपने रिजर्व सीट में तो करेगा ही करेगा। क्लियर हुआ? अब जब वहां पर भी करेगा तो अब सवर्णों की मजबूरी बनेगी, अगर उनको चुनाव जीतना है तो एससी एसटी की सहमति के बगैर, उसकी मर्जी के खिलाफ तो चुनाव जीत ही नहीं पाओगे आप जी। अगर जीतना है तो उनके पास जाना होगा, जिनके पास जाना है आप मंजूर नहीं करते हो तो उनका पांव आज चूमते हैं। एक आपकी माई की आशीर्वाद एक दाएं दिया बाकी इनके आगे पीछे झाड़ू और जोरबा कुल्हड़ लटकाए, जोरबा छोड़े न छूत करार कह के इनका आज गोड़ धरे तैयार रहा। गोड़ धरे छोड़ो उनके घर खाना खाता रहा था, मजबूरी है आज। तो यही मजबूरी बाबा साहब खड़ी करना चाहते थे। अगर जो है सवर्णों को चुनाव जीतना है तो एससी एसटी की सहमति लेकर के ही चुनाव जीत सकते हैं। अगर गद्दारी किए जीतने के बाद तो अगली बार उनका पत्ता नहीं खुलेगा। इसकी जो है एससी एसटी जो है सचेत हो जाएंगे, उसको वोट ही नहीं करेंगे, मामला खड़ा हो जाएगा। तो ये मामला है डुअल वोटिंग, यानी डुअल वाला जो वोटिंग है, जनरल वाली सीट पर डुअल वाला काम करेगा, दूसरा वाला काम करेगा, तो वहां पर हमारे लोगों का सहमति लिए बगैर ये लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। 1932 में पुनः पैक्ट आया। हाँ। तो ये चारों अधिकार थे। अब इन चारों में अगर आप विचार पूर्वक देखें तो इसमें आपकी आजादी समाई है। 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर में जब सरकार की मर्जी थी कि जो है तेलंगाना ना बने, लेकिन 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि बनना चाहिए। सरकार खिलाफ में 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा बनना चाहिए अलग से हमारा स्टेट। सरकार के नाम चाहते हुए भी उन लोगों ने पूरे तहलका मचा करके रखा था लोकसभा के अंदर में
सरकार के ना चाहने के बावजूद भी तेलंगाना का निर्माण करना पड़ा। जब 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ये कर सकते हैं, तो आप अनुमान लगाइए 131 MP क्या कर सकते हैं। चट्टू मैंने तो कहा ही था कि जो है हमारा समाज आमतौर पे घटनाओं पे चर्चा करता है, पर घटनाओं के पीछे का जो कारण है उस पर चर्चा नहीं करता। हम घटनाओं के पीछे कारण पर ही चर्चा करने के लिए तो ये विषय चुने। क्यों, याद है आपको? सर एक बताइए, जो पृथककरण चुनाव